आज की कहानी है भैया की शादी होते ही कितना पराया हो गया मीनू का मायका। कमरे में पैर रखते ही पता नहीं क्यों दिल धक से रह जाता है। माँ के घर के कमरे में इतनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कमरे में मेरी पसंद के क्रीम कलर की जगह आसमानी रंग हो गया है। पर्दे भी हरे रंग की जगह नीले रंग के लगा दिए गए हैं, जिन पर बड़े बड़े गुलाबी फूल बने हुए हैं। मैं अपना पलंग दरवाजे के सामने वाली दीवार की तरफ रखना पसंद करती थी। अब भैया भाभी का दोहरा पलंग कुछ इस तरह रखा गया है कि वह दरवाजे से दिखाई ना दे। पलंग पर भाभी लेटी हुई हैं। जिधर मेरी पत्रिकाओं का रैक रखा रहता था, अब उसे हटाकर वहां झूला रख दिया गया है, जिसमें वह सफेद मखमली सा शिशु किलकारियां ले रहा है, जिसके लिए मैं भैया की शादी के 10 महीने बाद बनारस से भागी चली आ रही हूँ। आइए दीदी, आपकी आवाज से तो घर चहक रहा था। किंतु आपको तो पता ही है कि हमारी तो इस बिस्तर पर कैद ही हो गई है। भाभी के चेहरे पर नवजात मातृत्व की कमनीय आभा है। वह तकिए का सहारा लेकर उठ बैठती हैं। आप पलंग पर मेरे पास ही बैठ जाइए। मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। मेरी माँ के घर के में मेरे कमरे में कोई बैठा मुझे ही एक पराये मेहमान की तरह आग्रह से बिठा रहा है। पहले ये बताइए कि अब आप कैसी हैं? मैं सहज बनने की कोशिश करती हूँ। ये तो हमें देखकर बताइए। आप चाहे उम्र में छोटी सही, लेकिन अब तो हमें आपके भतीजे को पालने के लिए आपके निर्देश चाहिए। हमने तो आपको ननद के साथ गुरु भी बना लिया है। सुना है तनु जी बेबी शो में प्रथम आए। मैं थोड़ा सकुचा जाती हूँ। भैया मुझसे 3 वर्ष ही तो बड़े थे, लेकिन उन्हीं की जिद थी कि पहले मीनू की शादी होगी, तभी वह शादी करेंगे। मेरी शादी भी पहले हो गई और बच्चा भी। भाभी अपनी ही रौ में बताए जा रही हैं कि किस तरह अंतिम क्षणों में उनकी हालत खराब हो गई थी। ऑपरेशन द्वारा प्रसव हुआ। आप तो लिखती थी कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, फिर ऑपरेशन क्यों हुआ? कहते हुए मेरी नज़र अलमारी पर फिसल जाती है, जहाँ मेरी अर्थशास्त्र की मोटी मोटी किताबें रखी रहती थी। वहाँ एक खाने में मुन्ने के कपड़े, दूसरे में झुनझुने व छोटे खिलौने, ऊपर वाला खाना गुलदस्तों से सजा हुआ है। सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन आजकल ये प्राइवेट नर्सिंग होम वाले कुछ इस तरह गंभीर अवस्था का खाका खींचते हैं कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है। अगर आधे घंटे में बच्चा नहीं हुआ तो माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा है। घर वालों को तो घबराकर ऑपरेशन के लिए हाँ कहनी ही पड़ती है। अब तो जिससे सुनो उसके ही ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है। हमारे ज़माने में तो इक्का दुक्का बच्चे ही ऑपरेशन से होते थे। माँ शायद रसोई में हमारी बात सुन रही हैं, वहीं से हमारी बातों में दखल देती हैं। मेरी टटोलती निगाह उन क्षणों को छूना चाह रही थी जो मैंने अपनी माँ के घर के इस कमरे में गुजारे हैं। परीक्षा की तैयारी करनी है तो यही कमरा, बाहर जाने के लिए तैयार होना है तो श्रृंगार मेज के सामने घूम घूम कर अपने आप को निखारने के लिए यही कमरा। माँ या पिताजी से कोई अपनी जिद मनवानी हो तो पलंग पर उल्टे लेटकर रूठने के लिए यही कमरा, या किसी बात पर रोना हो तो सुबकने के लिए इसी कमरे का कोना। मेरा क्या कुछ नहीं जुड़ा था इस कमरे से? अब यही इतना बेगाना लग रहा है कि यह अपनी उछलती कूदती मीनू को पहचान नहीं पा रहा। तू यहीं छिपी बैठी है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। भैया आते ही एक चपत मेरे सिर पर लगाते हैं। भाभी के हाथ में कुछ पैकेट थमा कर कहते हैं, लीजिए, बंदा आपके लिए शक्तिवर्धक दवाएं व फल ले आया है। फिर मुन्ने को गोद में उठाकर अपना गाल उसके गाल से सटाते हुए कहते हैं, देखा तूने इसे? माँ कह रही थी बचपन में तू बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। अगर ये तुझ पर ही गया तो इसके नखरे उठाते उठाते हमारी मुसीबत ही आ जाएगी। मारूंगी ऐसा कहा तो। मैं तुनक कर जवाब देती हूँ, मुझे ये दृश्य भला सा लग रहा है। अपने संपूर्ण पुरुषत्व की पराकाष्ठा पर पहुंचा पितृत्व के गर्व से दीप्त मुन्ने के गाल से सटा भैया का चेहरा,
सब कुछ बेहद अच्छा लगने पर भी, इतनी खुश होते हुए भी, एक कतरा उदासी चुपके से आकर मेरे पास बैठ जाती है। मैं भैया की शादी में भी कितनी मस्त थी। भैया की शादी की तैयारी करवाने 15 दिन पहले ही चली आई थी। मैंने और माँ ने बहुत चाव से ढूंढ ढूंढ कर शादी का सामान चुना था। अपने लिए शादी के दिन के लिए लहंगा व स्वागत समारोह के लिए तंछुई की साड़ी चुनी थी। बारात में भी देर तक नाचती रही थी। माँ व मैं घर पर सारी खुशियाँ समेटकर भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। भैया भाभी के आंचल से अपने फेंटे की गांठ बांधे धीरे धीरे दरवाजे पर आ रहे थे। अंदर आने का कर लगेगा भैया, मैंने अपने हाथ फैला दिया था। पराए घर की छोकरी मुझसे कर मांग रही है, चल हट रास्ते से। भैया मुझे खिजाने के लिए आगे बढ़ते आए थे। मैं तो नहीं हटूंगी, मैं भी अड़ गई थी। कमल, झिकझिक ना कर, नेक तो देना ही होगा। माँ और एक बुजुर्ग महिला ने बीच बचाव किया था। तुम ही बताओ इसे कितनी बख्शीश दें? भैया ने स्नेहिल दृष्टि से भाभी को देखते हुए पूछा था। भाभी तो संकोच से आधे घूंघट में और भी सिमट गई थी, किंतु मुझे कुछ बुरा लगा था। मुझे कुछ देने के लिए भैया को अब किसी से पूछने की जरूरत महसूस होने लगी है। अपनी शादी के बाद पहले विनय का, फिर तनु का आगमन। सच ही मैं भी अपनी दुनिया में मस्त हो गई थी। मुझे खुश देखती माँ, पिताजी व भैया की खुशी से उछलती तृप्त दृष्टि में भी एक कातर रेखा होती थी कि मीनू अब पराई हो गई। माँ तो मुझसे कितनी जुड़ी हुई थी। घर का कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो मीनू से पूछ लो, कुछ विशेष सामान लाना हो तो मीनू से पूछ लो। शायद मेरे पराये हो जाने का एहसास ही उनके लिए मेरे बिछोह को सहने की शक्ति भी बना होगा। संभालो अपने शहजादे को, भैया मुन्ने को भाभी के पास लिटाते हुए बोले। अब पड़ेगी डांट। मैं ये कहने आया था कि मेज पर माँ व विनय जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। खाने की मेज पर तनु नानी की गोद में बैठा दूध का गिलास होठों से लगाए हुए है। मेरे बैठते ही माँ विनय से कहती हैं, विनय जी, मैं सोच रही हूँ कि 3 महीने बाद हम लोग मुन्ने का मुंडन करवा देंगे। आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि बच्चे के उतरे हुए बाल बुआ लेती हैं। मैं या विनय कुछ कहें, इससे पहले ही भैया के मुंह से निकल पड़ता है, अब ये लोग इतनी जल्दी थोड़े ही आ पाएंगे। मैं जानती हूँ कि भैया की इस बात में कोई दुराव नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा चेहरा बेरौनक हो उठता है। विनय निर्विकार उत्तर देते हैं, 3 महीने बाद तो आना नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। माँ जैसे बचपन में मेरे चेहरे की एक एक रेखा पढ़ लेती थी, वैसे ही उन्होंने अब भी मेरे चेहरे की भाषा पढ़ ली है। वह भैया को हल्की सी झिड़की देती हैं, तू कैसा भाई है, अपनी तरफ से ही बहन के ना आ सकने की मजबूरी बता रहा है। तभी तो हमारे लोक गीतों में कहा गया है, माए कहे बेटी नित नित आइयो, बाप कहे 6 मास, भाई कहे बहन साल पीछे आइयो। वह आगे की पंक्ति भाभी कहे कहा काम जानबूझकर नहीं कहती। माँ मेरा ये मतलब नहीं था। अब भैया का चेहरा देखने लायक हो रहा है, लेकिन मैं व विनय जोर से हंसकर वातावरण हल्का फुल्का कर देते हैं। मैं चाय पीते हुए देख रही हूँ कि माँ का चेहरा इन 10 महीनों में खुशी से कितना खिला खिला हो गया है, वरना मेरी शादी के बाद उनकी सूरत कितनी बुझी बुझी रहती थी। जब भी मैं बनारस से यहाँ आती तो वह 1 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी। हर समय उत्साह से भरी कोई ना कोई किस्सा कहानी सुनाने में लगी रहती थी। माँ आप बोलते बोलते थकती नहीं हैं, मैं चुटकी लेती। तू चली जाएगी तो सारे घर में मेरी बात सुनने वाला कौन बचेगा? हर समय मुंह सिए बैठी रहती हूँ, मुझे बोलने से मत मना कर। अकेले में तो सारा घर भाएं भाएं करता रहता है। तो भैया की शादी कर दीजिए, दिल लग जाएगा। बस उसी के लिए लड़की देखनी है, तुम भी कोई लड़की नज़र में रखना। कभी माँ को मेरी शादी की चिंता थी, उन दिनों तो उनके जीवन का जैसे एकमात्र लक्ष्य था कि किसी तरह मेरी शादी हो। लेकिन वह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उनका जीवन
फिर ठिठक कर खड़ा हो गया था। कैसा होता है जीवन भी, एक पड़ाव पर पहुंचकर दूसरे पड़ाव पर पहुंचने की हड़बड़ी स्वतः ही अंकुरित हो जाती है। माँ, लगता है अब आप बहुत खुश हैं। अभी तो तसल्ली से खुश होने का समय भी नहीं है। नौकर के होते हुए भी मैं तो मुन्ने की आया बन गई हूँ। सारा दिन उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। वह मुन्ने को रात को 10 बजे अपने बिस्तर पर लिटाकर उससे बातें कर रही है। वह भी अपनी काली चमकीली आंखों से उनके मुंह को देख रहा है। अपने दोनों होंठ सिकोड़कर कुछ आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है। तनु भी नानी के पास आलती पालती मारकर बैठा हुआ है। वह इसी चक्कर में है कि कब अपनी उंगली मुन्ने की आंख में गड़ा दे या उसके गाल पर पप्पी ले ले। माँ, 10 बज गए। मैं जानबूझकर कहती हूँ, क्योंकि माँ की आदत है। जहाँ घड़ी पर नजर गई कि 10 बजे हैं तो अधूरे काम छोड़कर बिस्तर में जा घुसेंगी, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है। 10 बज गए तो क्या हुआ? अभी अमाला मुन्ना राजा सोया नहीं है, तो हम कैसे सो जाएं? माँ जानबूझकर तुतलाकर बोलते हुए स्वयं बच्चा बन गई हैं। थोड़ी देर में मुन्ने को सुलाकर माँ ढोलक लेकर बैठ जाती हैं। चल आ बैठ, 5 जच्चा शगुन की गा लें। आज दिन भर वक्त नहीं मिला। मैं उबासी लेते हुए उनके पास नीचे फर्श पर बैठ जाती हूँ। उन्हें रात के 11 बजे उत्साह से गाते देखकर सोच रही हूँ कि कहाँ गया उनका जोड़ों या कमर का दर्द। माँ को देखकर मैं किसी हद तक संतुष्ट हो उठी हूँ। अब कभी बनारस में अपने सुखद क्षणों में यह टीस तो नहीं उठेगी कि वह कितनी अकेली हो गई हैं। मेरा ये अनुभव तो बिल्कुल नया है कि माँ मेरे बिना भी सुखी हो सकती हैं। नामकरण संस्कार वाले दिन सुबह तो घर परिवार के लोग ही जुटे थे। भीड़ तो शाम से बढ़नी शुरू होती है। कुछ औरतों को शामियाने में जगह नहीं मिलती, इसलिए वे घर के अंदर चली आ रही हैं। खाना पीना, शोर शराबा, गाना बजाना, उपहारों व लिफाफों को संभालते पता ही नहीं लगता कब 11:30 बज गए हैं। मेहमान लगभग जा चुके हैं। कुछ भूले भटके 7-8 लोग ही खाने की मेज़ के इर्द गिर्द प्लेटें हाथ में लिए गपशप कर रहे हैं। बैरों ने तंग आकर अपनी टोपियां उतार दी हैं। वे मेज़ पर रखे डोंगों, नीचे रखी व शामियाने में बिखरी जूठी प्लेटों व गिलासों को समेटने में लगे हुए हैं। तभी एक बैरा गुलाब जामुन व हरी बर्फी से प्लेट में शुभकामनाएं लिखकर घर के अंदर आ जाता है। लखनऊ वाली मामी बरामदे में बैठी हैं। वह उन्हीं से पूछता है, बहू जी कहाँ हैं, जिनके बच्चे की दावत है। तभी सारे घर में बहू की पुकार मच उठती है। भाभी अपने कमरे में नहीं है, मुन्ना तो झूले में सो रहा है। मैं भी उन्हें माँ पिताजी के कमरे में तलाश आती हूँ। तभी माँ मुझे बताती हैं, मैंने ही उसे ऊपर के कमरे में कपड़े बदलने भेजा है। बेचारी साड़ी व जेवरों में परेशान हो रही थी। मैं ऊपर के कमरे के बंद दरवाजे पर ठक ठक करती हूँ। भाभी, जल्दी नीचे उतरिए, बहरा आपका इंतजार कर रहा है। भाभी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। अभी उन्होंने जेवर नहीं उतारे हैं। उनके चलने से पायलों की प्यारी सी रुनझुन बज रही है। बहू जी, हमारी शुभकामनाएं लीजिए। बहरा सजी हुई प्लेट लिए आंगन में आकर भाभी के आगे बढ़ाता है। भाभी कुछ समझ नहीं पाती। मामी बरामदे में निक्की की चोटी गूंथते हुए चिल्लाती हैं, बहू, इनको बख्शीश चाहिए। अच्छा जी, भाभी धीमे से कहकर अपने कमरे में से पर्स ले आती हैं। अब तक माँ के घर के हर महत्वपूर्ण काम में मुझे ही ढूंढा जाता रहा है कि मीनू कहाँ है, मीनू को बुलाओ, उसे ही पता होगा। मैं क्यों अनमनी हो उठी हूँ? क्या सच में मैं यह नहीं चाह रही कि बेरा प्लेट सजाकर ढूंढता फिरे कि इस घर की बेटी कहाँ है? 21 रुपए, इतने से काम नहीं चलेगा बहू जी। भाभी 51 रुपए भी डालती हैं, लेकिन वह बेरा नहीं मानता। आखिर भाभी को झुकना पड़ता है। वह पर्स में से 100 रुपए निकालती हैं। बेरे को बख्शीश देता हुआ उनका उठा हुआ हाथ मुझे लगता है, जिस घर के कण कण में मैं रची बसी थी, जिससे अलग मेरी कोई पहचान नहीं थी, अचानक उस घर की सत्ता अपनी समग्रता लिए फिसलकर
उनके हाथ में सिमट आई है। न जाने क्यों मेरे अंदर अकस्मात कुछ चटकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।